हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज क्लास 8th की साइंस की एनसीईआरटी में हम लोग 5th चैप्टर कोयला और पेट्रोलियम इसे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या है, हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों को उपयोग में लाते हैं। इनमें से कुछ प्राकृतिक प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ का निर्माण मानवीय प्रयासों से किया जाता है, यानी कि मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा किया जाता है। तो क्रियाकलाप में देखिए, इसमें है आप अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाइए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गीकरण किए। जो भी हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं उनमें कौन सी प्राकृतिक है, कौन सी मानव निर्मित है, इनका में इसमें डिफरेंस में कर लेना है। जैसे कि प्राकृतिक चीजों में जल हो जाएगा और जो है सूर्य की रोशनी हो जाएगी, वायु हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके अलावा ईंधन में हो जाएगा, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा। और फिर जो लकड़ी के जो भी इंस्ट्रूमेंट हम लोग जो घर में यूज करते हैं, कुर्सी मेज वगैरह, ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और इसके अलावा जैसे मानव निर्मित में प्लास्टिक की चीजें हो जाएंगी या फिर कुछ मेटल वगैरह की, जो भी जो अदर चीजें जो ऐसी हैं जो है मानव के द्वारा, जैसे कि कपड़ों में अगर ले लिया जाए तो संश्लेषित जो सिंथेसाइज्ड जो रेशे हैं, संश्लेषित रेशों से बनने वाले, तो ऐसे रेशों से बनने वाले जो कपड़े हैं उनका यूज किया जाता है। तो इस प्रकार जो भी चीजें हम लोग डेली रूटीन में यूज करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में वर्गीकृत करके सारणी में लिखेंगे। क्या इस सूची में वायु, जल और मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? तो इसे भी हम सम्मिलित कर सकते हैं क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं, इस वजह से इन्हें हम प्राकृतिक संसाधन भी कहते हैं। तो यहाँ पे बूझो का एक क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। क्या हम अपने सभी जो प्राकृतिक संसाधन है उनका निरंतर उपयोग कर सकते हैं? तो यहाँ पे इनका यह है कि अगर कंटिन्यू हम यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं सभी प्राकृतिक संसाधनों का यूज। तो यहाँ पे कुछ और भी क्वेश्चन है, जैसे क्या वायु, जल और मृदा मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? ठीक है, तो और जैसे जल के बारे में आपने क्लास 7th में भी पढ़ा था कि जैसे जल जो है वो अगर पूरी पृथ्वी का अगर जल लिया जाए तो वो हमेशा सीमित रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि वो हमेशा बैलेंस में रहता है। लेकिन जो हमारे यूज का जो जल है वो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जिस तरीके से उसका दोहन हो रहा है, वो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि उसकी खत्म की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है हम लोग ने क्लास 7th में इसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया था। क्या जल एक असीमित संसाधन है? तो अगर देखा जाए तो अगर पूरी अर्थ का अगर देखा जाए तो असीमित ही है। ठीक है, लेकिन जो हमारे यूज का है, अगर वाटर साइकिल में मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस के द्वारा हमारे यूज का जो जल है, जो कि 0.3 या जो जितना भी हमारे यूज का जो जल है वो जो है वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके खत्म होने की कंडीशन आ जाएगी, वो सीमित है। आगे देखते हैं। प्रकृति में विभिन्न संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से प्रकृति संसाधनों को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। यानी प्रकृति में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनको प्राकृतिक संसाधनों के रूप में उनको व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला यहाँ पे दिया गया है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी ऐसे यहाँ पे जो है प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं जिनकी जो मात्रा है वो असीमित है। ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले। जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त नहीं होने वाले हैं। जैसे उदाहरण में दिया गया सूर्य का प्रकाश और वायु। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिया गया है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, यानी एग्जॉस्टेबल जो नेचुरल रिसोर्स होंगे उनमें क्या है, प्रकृति में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। ये मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं, इनकी जो है मात्रा जो है वो सीमित है। ठीक है, एक फिक्स है। और इन संसाधनों के ये जो है जितना ज्यादा इनका दोहन होता चला जाएगा वो ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके बनने में काफी समय लगता है। तो देखिए इसके उदाहरण में कौन कौन से हैं, जैसे वन है, वन्य जीव है, खनिज है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो ये सब जो है कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा समाप्त हो जाएंगी क्योंकि ये सीमित मात्रा में है। अब क्रियाकलाप के आधार पर हमें यही जो प्राकृतिक संसाधन जो एग्जॉस्टेबल हैं और जो इन एग्जॉस्टेबल हैं, ठीक है, तो इनको ही हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसको क्रियाकलाप के आधार पर भी समझें। इसमें हमें क्या करना है, ये जो क्रियाकलाप है वो हम क्लास में करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या करेंगे, कुछ बर्तन लेंगे, कोई पात्र, कुछ जो है पात्र ले लेंगे, उसमें हमें पॉपकॉर्न डालना है, मूंगफली डालना है, भुने हुए चने या टॉफियाँ, इनमें से कुछ भी जो है उससे हम पात्रों को भर लेंगे। विद्यार्थियों को 7-7 के समूह में हम बांट लेंगे। पूरे क्लास में जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको 7 का समूह पूरा बना देंगे, 7 ग्रुप्स बना देंगे। अब इन समूहों में जो बच्चों की जो नंबर्स होंगे वो 1, 2 या 4 ऐसे जो है रखा जाएगा। ठीक है, और उनको पीढ़ियों के तौर पे जैसे एक सीरीज में रखा जाता है उस तरीके से उनको जो है अलग अलग
अलग अलग लाइन में उनको कर दिया जाएगा। कैसे? 1, 2 और 4 के रूप में उनको समूहों में बांट दिया जाएगा। ठीक है, उन्हें क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी के रूप में उनको रखा जाएगा और चिन्हित करेंगे, और ये उप समूह उपभोक्ताओं को निरूपित करेंगे। जो पहली, दूसरी या तीसरी जो पीढ़ी के रूप में उनको रखा गया है, ये उप समूहों को जो है ये निरूपित करेंगे। ठीक है, अब जनसंख्या के तौर पे देख लेते हैं। तो देखिए, जनसंख्या में वृद्धि के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या भी अधिक है। जाहिर सी बात है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो दूसरी तीसरी जो पीढ़ी बनाई गई है तो उसमें जो है उसमें लोगों की जो संख्या है वो भी अधिक होगी। ठीक है, उपभोक्ताओं की संख्या भी अधिक होगी। प्रत्येक समूह के लिए मेज पर एक पूरा, हर समूह के लिए एक पूरा भरा हुआ पात्र रखा गया है। जो 7 समूह बनाए गए थे उनमें हर समूह के लिए एक पात्र पूरा भरा हुआ रखा गया था। प्रत्येक समूह की पहली पीढ़ी के उपभोक्ताओं से कहिए कि वे अपने समूह के पात्र से वस्तुओं का उपभोग करें। जो भी जो है उनके पास बर्तन है उन समूहों में, जो भी उपभोग कर सकते हैं, जो भी ले सकते हैं वो उसमें से लें। अब प्रत्येक समूह की दूसरी पीढ़ी को भी वैसा ही करने दें। पहली पीढ़ी ने ये कर लिया, फिर वो जो है पात्र दूसरी पीढ़ी को पास कर दिया जाएगा, वो भी ऐसा करें। विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें, और हर विद्यार्थी हर जो पात्र जो है 7 ग्रुप में जो बांटे गए हैं उनमें देखते रहें कि जो उसमें पदार्थ है उनका लेवल क्या है, कि अब वो कितनी मात्रा में है। यदि पात्रों में कुछ शेष बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीढ़ी को इसका उपभोग करने के लिए, अगर कुछ बचा है तो तीसरी पीढ़ी को दे दें। अब अंतिम में हमें क्या देखना है? अंतिम रूप से ये देखिए कि तीसरी पीढ़ी के जो सभी उपभोक्ता, क्योंकि तीसरी पीढ़ी में उपभोक्ताओं की संख्या भी ज्यादा है, ठीक है, उनमें जो है खाने हेतु उनको कुछ मिला है या फिर उनको कुछ भी नहीं मिला। तो ये हमें देखना है। ये भी देखना है कि क्या पात्रों में अभी भी कुछ, मतलब उनको देने के बाद भी क्या कुछ शेष बच रहा है, तो ये भी देखना है। तो यहाँ पे माना गया है कि मान लीजिए कि पात्रों के जो खाद्य पदार्थ जो थे, जो भी खाने पीने के लिए था, वो क्या हो सकते हैं? वो कोयला, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे ये पदार्थ हो सकते हैं। तो जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को ये प्रदर्शित करते हैं कि ये सीमित हैं। प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन्न हो सकता है। मतलब कहने का है कि हर समूह का जो उपभोग प्रतिरूप है, जो उपभोक्ता है वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सोच अलग अलग हो सकती है। क्या किसी समूह की पहली पीढ़ी बहुत अधिक लालची हो सकती है? हो सकता है कि कुछ समूह में पहली पीढ़ी आने वाली पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विषय में चिंतित हो। कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे पहली पीढ़ी है वो जो है वो उपभोग के लिए मतलब कि लालची हो कि उनके सारी फैसिलिटीज मिल जाए और आगे का वो सोचे ही ना, तो खूब जितने भी सीमित संसाधन है उनका खूब दोहन करें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जब बढ़ता जाएगा तो ये कभी ना कभी खत्म ही हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है कि पहली पीढ़ी के कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस बारे में चिंतित भी हो सकते हैं कि आगे की जो लोग हैं उनको जो है इसका नुकसान ना होए। ठीक है, आगे की आने वाली जो पीढ़ी है। तो अब इस अध्याय में हम लोग कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले सीमित प्राकृतिक संसाधनों के विषय में अध्ययन करेंगे। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जीवाश्मों से होता है। इस वजह से इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो आइए इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कोयला। कोयला, आपने कोयला देखा होगा कि इसके बारे में देखा या फिर इसके बारे में सुना भी होगा। ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है, कोयला जो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखाई गई है ये कोयले की पिक्चर है। अब आगे देखते हैं इनका यूज़ क्या है। खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। कोयले का यूज़ खाना पकाने वाले जो ईंधन है उनके लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। ठीक है, भाप के लिए, क्योंकि पहले के जो रेल इंजन थे वो भाप से चलने वाले होते थे, तो इसलिए भाप के लिए कोयले जो है उनका यूज़ होता था। इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। अब इसका यूज़ किस में किया जाता है कि जो तापीय शक्ति संयंत्र होते हैं उनके द्वारा विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनका यूज़ होता है। और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, विद्युत जितने भी अलग अलग तरीके के जो उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेन कोयले की जो कहानी है उसे हम जान लेते हैं, क्योंकि हम सभी लोग ये मतलब कि हम सभी लोग ये समझते थे कि जो कोयला है वो पेड़ों की जो लकड़ी होती है उसके जलने से प्राप्त होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टेड है। तो आइए देखते हैं। पहले का भी ये क्वेश्चन है कि कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये जो घने वन जो थे, जब बाढ़ आई तो ऐसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण, अब मृदा के नीचे दब गए, उसके बाद उनके ऊपर मृदा की जो परतें हैं वो जमती चली गई। अधिक मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित, ये और ज़्यादा जो है कंप्रेस होते चले गए।
जैसे जैसे वे गहरे होते गए यानी कि और ज़्यादा ये दबते गए और गहराई में जाते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप, जब ये दोनों सिचुएशन आ गई, उच्च दाब और उच्च ताप, तो उस पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। तो इस तरीके से कोयला बना। और कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है, कोयला जो होता है इसमें मेनली कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा, क्योंकि ये जो प्रक्रम होता है ये काफ़ी स्लो होता है, कई वर्षों में ये कंप्लीट होता है। धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को ही हम कार्बनीकरण या कार्बनाइजेशन कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः इसे कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। क्योंकि ये वनस्पति भी जीवित में आती है, इस वजह से इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। एक कोयले की खान नीचे दिखाई गई है, नीचे एक पिक्चर है, इसमें कोयले की खान देखते हैं। तो ये देखिए, ये कोयले की एक खान दिखाई गई है, कोल माइन। आगे देखते हैं इसमें क्या है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। जब वायु में से गर्म किया जाता है तो कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। इसके बारे में जब कोयले को गर्म करने वाली ये जो प्रोसेस थी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने की प्रोसेस थी, ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में डिस्कस भी किया था। उद्योग में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद, जब कोयले का प्रक्रमण होता है तो कुछ ऐसे उपयोगी उत्पाद बनते हैं, वो कौन कौन से उन्हें देख लेते हैं। तो पहला है कोक, कोलतार और कोयला गैस। इन तीनों का काफ़ी फील्ड में इनका यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले जो कोक है, इन सबको अच्छे से जो है समझिएगा, क्योंकि इसमें पीछे जो अभ्यास में क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो पहला है कोक। इसमें क्या होता है, ये कठोर हार्ड होता है, सरंध्र पोरस होता है और ये काला पदार्थ है। ठीक है, कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। अगर देखा जाए कोक जो होता है ये एकदम जो है शुद्ध रूप होता है कार्बन का। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है। कोक जो है इसका जब लोहे का औद्योगिक निर्माण होता है इस्पात का, तो उसमें किया जाता है और बहुत से जो है धातुओं का निष्कर्षण जो है उसमें भी कोक का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कोलतार। कोलतार ये एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव्य होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे देखिए लिक्विड के फॉर्म में पूरा कोलतार का दिखाया गया है। ये काला गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 200 पदार्थ जो है इसमें सम्मिलित होते हैं। 200 पदार्थों का ये मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों में किया जाता है। तो ये प्रारंभिक पदार्थों के रूप में जो दैनिक जीवन में यूज़ होते हैं, उनमें काम आने वाले जो पदार्थ हैं उनमें यूज़ होता है और साथ ही साथ औद्योगिक निर्माण में और उद्योगों में भी इसका यूज़ होता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे कैसे। पहला है संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट और फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। ये कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। इनमें जो है किसका यूज़ होता है, कोलतार का यूज़ होता है इनके बनने में। ठीक है, तो यहाँ पे रोचक तथ्य ये जो काफ़ी इंटरेस्टेड पॉइंट दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसमें देख लेते हैं। जैसे मौत और अन्य जितने भी कीट हैं उनको भगाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाए कि नेफ्थलीन की जो गोलियां हैं वो किससे प्राप्त की जाती हैं, तो वो कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। और ये जो क्वेश्चन, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है ये क्वेश्चंस की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद, पहले जो सड़कें बनती थी उनमें कोलतार का यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन जो है उसका प्रयोग किया जाता है। अब कोलतार का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट हेडिंग है कोयला गैस। तो कोयला गैस क्या है, कोयले के प्रक्रमण द्वारा, जब कोयले का प्रक्रमण होता है उसके द्वारा जब कोक बनता है तो उसमें कोयला गैस प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो कोयला गैस होती है ये कोयला प्रक्रमण संयंत्र जितने भी होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके निकट स्थापित उनके पास जो बहुत से उद्योग हैं उनमें ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। कोयला गैस जो है वो एक ईंधन के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेते हैं कि लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। तो सड़कों पर रोशनी के लिए कोयला गैस का यूज़ किया गया था लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 में। और आजकल इसका यूज़ किस में किया जाता है, रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में कोयला गैस जो है उसका यूज़ किया जाता है। ऊष्मा के स्रोत के रूप में, ईंधन के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। आगे यहाँ बताया गया है। तो ये जो है सब हेडिंग्स जो थी कोयले की वो तो हो गई। नेक्स्ट जो मेन हेडिंग है वो है पेट्रोलियम।
तो आप जानते हैं कि ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग हल्के स्वचालित वाहन जो है उनमें किया जाता है, जैसे कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कार वगैरह में, ठीक है। लेकिन जो भारी मोटर वाहन है, जैसे कि उनमें ट्रक आ जाएंगे या ट्रैक्टर आ जाएंगे, उनको चलाने के लिए डीजल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उनमें जो है ये पेट्रोल जो है उनका यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये जो ईंधन है ये प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं। अब यहाँ पे है पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति पेट्रा चट्टान एवं ओलियम यानी तेल से हुई है, क्योंकि ये ज़मीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है। पेट्रोलियम जो है वो ज़मीन के नीचे की जो चट्टानें हैं उनके मध्य से निकाला जाता है। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम का जो निर्माण है वो समुद्र में रहने वाले, पेट्रोलियम बनता कैसे, जैसे हमने कोयले का देखा था, तो कोयले में मेनली वनस्पतियों का यूज़ किया गया था, ठीक है, उसके निर्माण में। अब पेट्रोलियम के बनने में किसका जो है यूज़ होता है, तो समुद्र में रहने वाले जो जीव हैं उनसे पेट्रोलियम का निर्माण हुआ है। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर जो है वो समुद्र के पेंदे में जाकर के जम गए और फिर रेत या मिट्टी की तहों द्वारा ये ढक गए, परत परत इन पे पड़ती गई और ये ढक गए। लाखों वर्षों तक ये वायु की अनुपस्थिति और उच्च ताप और उच्च दाब में ये जो मृत जीव थे उनको, वो जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित कर दिया। उच्च ताप, जब वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की जब ये हुआ तो इसमें जो मृत जीव जो थे वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में जो है परिवर्तित हो गए। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कोयला है ये पौधों की जो वन जो थे उनकी जो है अवशेषों से, उनके जीवाश्मों से कोयला बना, ठीक है। और जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम के जितने भी उत्पाद होंगे वो सब मृत जो जीव हैं उनके जीवाश्मों से ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, नीचे एक चित्र दिखाया गया है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों को दर्शाता है, नीचे वाला, कि पेट्रोलियम कहाँ है और मतलब कि कहाँ इकट्ठा हो रहा है, प्राकृतिक गैस कहाँ इकट्ठा हो रही है, तो इसे दर्शाएगा। आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर है, ऐसा क्यों है? तो नीचे जो पिक्चर है उसे हम पहले देख लें, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए ये जो पिक्चर है इसमें क्या दिखाया गया है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार की जो पृथ्वी की जो सतह है नीचे की, वहाँ पे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस कहाँ होती है, तैलाशय जो चट्टान है वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है। और इसके ये जो लेयर है यहाँ पे पूरा दिखाया गया कि नीचे वाली जो लेयर है यहाँ पे जल है और तेल की उसके ऊपर है और गैस उसके ऊपर है। तो यहाँ पे जो लेयर है तेल और गैस की वो जल के ऊपर पाई जा रही है और यहाँ पे अप्रवेश चट्टानें दी गई हैं, ठीक है। ये पूरी जो है अप्रवेश चट्टानें दी गई हैं और इसके ऊपर जो है वो कुआं दिया गया है। तो अब ये देखते हैं कि तेल और गैस जो है वो जल के ऊपर क्यों तैर रहा है, इसी को यहाँ पे हम डिस्कस कर लें थोड़ा सा। देखिए आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की जो परत है वो जल की परत के ऊपर है। ऐसा क्यों हुआ? याद करिए कि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं, ठीक है, और इसमें मिश्रित भी नहीं होते हैं। ये जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं तेल, इनको अगर घोलेंगे तो ये जल में एक अपनी खुद की परत बना लेंगे, ठीक है। ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है ये एग्जाम्स में काफ़ी पूछी गई है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। इसमें है विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, ये काफ़ी पूछा गया है कि पेंसिल्वेनिया जो है वो क्या है, तो ये विश्व का पहला तेल कुआं है। ये अमेरिका में 1859 में प्रवेदित ड्रिल जब किया गया था, कब किया गया था? 1859 में अमेरिका में किया गया था पेंसिल्वेनिया। ये तेल कुआं पहला तेल कुआं है। उसके बाद 8 वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला। असम में पता चला 1867 में। फिर भारत में तेल असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आए कि जो तेल है वो भारत में किन किन जगहों से प्राप्त होता है, तो उसमें असम है, गुजरात है, बॉम्बे हाई है, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें इतने ही स्टेटमेंट पैराग्राफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन बने। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पेट्रोलियम का परिष्करण। पेट्रोलियम का जब परिष्करण किया जाएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, इसे देखते हैं। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय पदार्थ होता है, तेलीय द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है, ठीक है, काफ़ी अच्छी नहीं होती है। ये विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि का मिश्रण होता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो पेट्रोलियम जो धरती से निकला है ये जो है सिंपल जो पेट्रोल या डीजल नहीं है, अब इससे काफ़ी सारी चीज़ें अलग अलग होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या क्या संगठक हमें मिले? पेट्रोलियम गैस भी मिली, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन मोम आदि, ये सारे का ये मिश्रण था। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को जितने भी इसमें जो है संगठक हमने देखे और इनके जो प्रभाजी दिए गए हैं
इनका फ्रैक्शन जो भी दिया गया है, इन सबको हम देखेंगे। तो पेट्रोलियम के जो संगठक थे उनको पृथक करने का प्रक्रम, तो हमने सारे संगठक देखे, ठीक है। तो उनको जो पृथक करने का जो प्रक्रम होता है, उनको अलग अलग करने का प्रक्रम ही क्या कहलाता है? परिष्करण या रिफाइनिंग कहलाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिष्करणी में संपादित होता है, ठीक है। पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग होती है उसमें संपादित होता है। यहाँ पे ऊपर जो है पेट्रोलियम परिष्करणी की ये पूरी पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। तो कैसे ये पेट्रोलियम जो है उससे कैसे ये जो ऊपर संगठक हम लोगों ने पढ़े थे, कोयला मोम था, पैराफिन मोम था, स्नेहक था, तो ये सारे जो हैं वो उनसे कैसे अलग किए जाते हैं? तो पेट्रोलियम परिष्करणी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग के द्वारा ये अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग, यहाँ पे जो इस दी गई है, सारणी दी गई है, इसमें इसके सारे संगठक दिए गए और उनका कहाँ यूज किया जाता है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो देखते हैं फिर। तो देखिए इसमें ये जो सीरीज है इसमें 2 कॉलम बनाए गए हैं। पहले में है पेट्रोलियम के संगठक रखा गया है, दूसरे में उपयोग रखा गया है। तो पहला है कि द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये जो एलपीजी है वो क्या है? इसका यूज घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। सेकंड में है पेट्रोल का मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए भी यूज होता है, यानी कि जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है कपड़ों की उसमें भी पेट्रोल का यूज होता है, ठीक है। फिर है मिट्टी का तेल, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? स्टोव में, लैंप में, जेट वायुयान में ईंधन के रूप में इसका यूज होता है। डीजल का भारी मोटर वाहन और विद्युत जनित्र जो होंगे उनके लिए ईंधन के रूप में यूज होता है। स्नेहक तेल जो होता है इसका स्नेहन में इसका यूज किया जाता है। पैराफिन मोम जो है इसका मरहम बनाने में, जितने भी जो है मरहम होते हैं, ट्यूब वगैरह होते हैं, उनमें इसका यूज किया जाता है। कैंडल बनाने में, वैसलीन आदि में पैराफिन मोम का यूज किया जाता है। लास्ट में आता है बिटुमिन, पेंट एवं सड़क निर्माण में इसका यूज किया जाता है। सड़क निर्माण के बारे में अभी हम लोग ने देखा था कि कोलतार की जगह अब बिटुमिन का यूज किया जाता है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं। ये जो है पेट्रोलियम से जो अलग जितने भी उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जा रहे हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेट्रो रसायन कहते हैं। इनका उपयोग अपमार्जक, डिटर्जेंट या फिर जो फाइबर्स हैं, रेशे जैसे कि पॉलिस्टर है, नायलॉन है, एक्रेलिक हैं, ये सारे सिंथेटिक फाइबर जो हैं उनको बनाने में, पॉलीथीन के निर्माण में और अन्य मानव निर्मित जितने भी प्लास्टिक के पदार्थ होते हैं आदि के औद्योगिक निर्माण में इनका यूज किया जाता है। पेट्रो रसायन जो होते हैं इनका इन सब में यूज किया जाता है। प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस जो होती है उसका उपयोग उर्वरकों, जैसे कि ये यहाँ पे उर्वरक जो दिए गए हैं जैसे कि यूरिया के उत्पादन हेतु इसका यूज किया जाता है। अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला, मतलब कि ये जो पेट्रोलियम है इसका इतना ज्यादा व्यावसायिक महत्व है कि इसी वजह से पेट्रोलियम जो है उसे काला सोना कहा जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो यहाँ पे दिया गया है इसमें ये जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है कि पेट्रो रसायन किसे कहते हैं, ठीक है, और पेट्रोलियम या पेट्रोलियम गैस जो है उसका, और फिर इससे क्या किस किस चीजों में इनका यूज किया जाता है? डिटर्जेंट में, रेशे में, पॉलीथीन में, अन्य मानव निर्मित जो प्लास्टिक के सामान होते हैं उनमें। और फिर इसी जो है अधिक व्यावसायिक महत्व इतना ज्यादा होने की वजह से इसे काला सोना कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा संचालित सफलतापूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को ही हम सीएनजी कहते हैं। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित जब किया जाता है तो यही प्राकृतिक गैस जिसे सीएनजी कहते हैं, ठीक है, के रूप में ये भंडारित किया जा सकता है। यानी कि इसे हाई प्रेशर पर संपीड़ित कंप्रेस करके इसे सीएनजी के फॉर्म में सिलेंडर वगैरह में इसे भंडारित किया जा सकता है। और ये जो सीएनजी है इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। घरों में इसका जो है खाद्य सामग्री पकाने में इसका यूज किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहन में, जो गाड़ी बहुत सारी ऐसी वैन वगैरह जो हैं उनमें एलपीजी का यूज किया जाता है ईंधन के रूप में, उनमें यूज किया जाता है क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी होता है। ये प्रदूषण इससे कम होता है, इस वजह से इसका यूज किया जाता है। ये एक स्वच्छ ईंधन भी है। घरों में खाद्य पदार्थों को पकाने में भी सीएनजी का यूज होता है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है, ठीक है। या तो जो है कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे पाइपों के माध्यम से सीएनजी गैस जो है वो पहुंचाई जाती है और कुछ जगह ऐसी हैं जो सिलेंडर की जो है इसमें डिलीवरी वगैरह होती है तो उससे पहुंच जाती है। तो ये जो सीएनजी गैस है ये जैसे अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि ये पाइपलाइनों के द्वारा घरों में भेजी जाती है। तो ये किन जगहों में? पाइपलाइनों का ऐसा जाल बड़ौदा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्ध है कि पाइपों के द्वारा सीएनजी गैस जो है वो घरों में पहुंचाई जाती है।
प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। प्रारंभिक पदार्थ के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार हैं और हमारे देश में प्राकृतिक गैस, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए कि हमारे देश में प्राकृतिक गैस जो है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। तो ये जो लाइन है कि ये जो प्राकृतिक गैस है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी जो है वो गोदावरी डेल्टा में ये पाई जाती है। ठीक है, अब बूझो का जो क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। क्या प्रयोगशाला में मृत जीवों से कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है? तो आइए देखें पहेली ने इसका आंसर कैसे दिया है। नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती। ये जो जितने भी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन दिए गए थे जो सीमित रूप से यूज किए जाते हैं, इनको बनने में कम से कम जो है हजारों साल इनके बनने में लग जाते हैं। ठीक है, तब जा करके ये पूरा बन करके तैयार होते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। तो कौन कौन से सीमित हैं उन्हें देख लेते हैं। आपने इस अध्याय में प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जीवाश्म ईंधन, वन, खनिज आदि समाप्त होने वाले हैं। आप जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। कोयला और पेट्रोलियम जो है ये भी क्या है, जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन ऊपर जो हम लोग देखा था, क्योंकि या तो ये जो है मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए, मतलब कि ये जीवाश्म ईंधन इस वजह से, क्योंकि या तो ये मृत वनस्पतियों से जो है प्राप्त होते हैं या फिर मृत जीवों से प्राप्त होते हैं। अब मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो ये जो मृत जीव है उनका ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लगता है। ठीक है, कई सदियां लग जाती हैं। दूसरी ओर इनके ज्ञात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं। मतलब कि इनके मतलब कि जो जानकारी में इनके जो है स्रोत हैं, इनके जो भंडार के जो स्रोत हैं वो सिर्फ कुछ सौ वर्षों तक ही, ये कुछ सदियों तक ही खाली ये चलेंगे। इसके अतिरिक्त अगर इनका जो है जिस तरीके से दोहन हो रहा है, अगर इसी तरीके से दोहन होता रहा तो ये जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इन ईंधनों का जलना वायु प्रदूषण, और इसके अतिरिक्त ये भी है कि जब ये ईंधन जलते हैं तो इनसे वायु प्रदूषण का ये एक प्रमुख कारण है। वायु प्रदूषण भी इससे जो है काफ़ी होता है। इनका संबंध विश्व ऊष्मन, ग्लोबल वार्मिंग से भी है। अतः यह आवश्यक है कि हम इन ईंधनों का उपयोग तभी करें जब नितांत आवश्यक है, जो बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तभी हम इसका यूज़ करें। इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण बेहतर बनेगा, और अगर हम ऐसा करते हैं तो पर्यावरण जो है वो काफ़ी बेहतर बनेगा। विश्व ऊष्मन जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका कम खतरा रहेगा, और ईंधनों की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहेगी। जो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कई सौ वर्षों तक ये खाली चलेगी, तो वो और भी इनकी टाइमिंग बढ़ सकती है इस तरीके के एहतियात से। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ जो है PCRA, ये लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं। तो उनके जो गुण हैं वो क्या क्या हैं देखते हैं। जहाँ तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से, जो मिडिल स्पीड है उससे चलाएं, और यातायात लाइटों पर अथवा जैसे कि जो है यातायात लाइट जो है वो वहाँ पे ट्रैफिक जो लाइट है उसका, जहाँ पे उसकी वेट का रेड लाइट जब जल जाती है तो वहाँ पे सारी गाड़ियाँ जब रुक जाती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप प्रतीक्षा जब भी आपको करनी पड़े तो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए। तो इससे जो है जो डीजल या पेट्रोल है उसका दोहन नहीं होगा। टायरों का दाब सही रखिए। टायरों का अगर दाब सही रहेगा तो स्पीड सही रहेगी, और स्पीड सही रहेगी तो जल्दी आप पहुंच भी जाएंगे और दोहन भी कम होगा। गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित है, क्योंकि गाड़ी में अगर खराबी आ जाती है तभी भी वायु प्रदूषण के काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है, CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो हमने अभी ये पढ़ा था कि CNG और LPG का कैसे यूज़ किया जाता है, घरों में यूज़ किया जाता है और उद्योगों में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा है, और जो वैन वगैरह हैं उनमें जब यूज़ किया जाता है तो इससे प्रदूषण भी कम होता है। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो हमने ये शुरू में भी डिस्कस किया, कई बार इसको डिस्कस किया है कि पहले जो है वो कोलतार का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब कोलतार की जगह पेट्रोलियम का जो उत्पाद है बिटुमिन, उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर है वर्णन कीजिए कि मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो ये हम लोग ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। आगे देखते हैं, फोर्थ में दिया गया रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें जो पहला है उसमें होगा कि कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पे हो जाएगा कोयला और ये हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, तो कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। सेकेंड में है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का जो प्रक्रम है वो परिष्करण कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है, परिष्करण।
फिर नेक्स्ट में दिया गया है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन जो है वो क्या है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी जो है वो है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट में देखिए, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला दिया गया है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन जो है वो कहा गया है प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, जबकि ये ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके बनने में काफ़ी वर्ष काफ़ी समय लगता है, तो ये असत्य है। सेकेंड में है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी गलत है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, ये सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये भी सही है, क्योंकि इसमें जो है कई पदार्थों का ये मिश्रण होता है कोलतार। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये यहाँ पे कहा गया है, ये बात गलत है, ठीक है। तो इस प्रकार बाकी के जहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उन सबको हम लोग ने इसी वजह से चैप्टर में एक एक चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया है, ताकि ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, और जो भी मिस्टेक हुई इसके लिए क्षमा चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।